अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बुक का पेज आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जहाँ कहीं पर भी मैंने कुछ लिखना होगा या आपको बताना होगा कि मैं कहाँ से रीड कर रही हूँ, वहाँ पे मैं आपको यूँ पिंक कलर का, रेड या ब्लू कलर का, किसी भी कलर का पॉइंटर नज़र आएगा। आपने पॉइंटर को फॉलो करना है। जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए वो आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है और फिर मुझसे क्लास में पूछ लेनी। अच्छा, तो टॉपिक में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए है कि सेमीकंडक्टर्स आखिर होते क्या हैं। आपने दो तरह की चीज़ें अभी तक पढ़ी होंगी। एक आपने पढ़ा होगा कंडक्टर्स और एक आपने पढ़ा होगा इंसुलेटर्स या जिनको नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस या वो मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने की इजाज़त देते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मेटल्स की एग्ज़ाम्पल लें तो मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स, क्योंकि मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो होने नहीं देते। अब सेमीकंडक्टर्स क्या चीज़ होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो होने देते हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिनमें सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को अलाउ करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्शन की कैपेसिटी है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के दरमियान में है। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच हैव द कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, यानी उनकी कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के दरमियान में लाया करती हैं। सेमीकंडक्टर्स आर प्योर एलिमेंट्स। प्योर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए हैं, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज आर नॉट प्योर कंडक्टर्स, दीज आर सेमी कंडक्टर्स। और इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिनकी सेमी कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन को देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर्स बनते किस तरीके से हैं और सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन किस तरह से होती है। सिलिकॉन के एटम का एटॉमिक नंबर होता है 14। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 3p2 आएगा, एंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। अगर हम इसकी शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि सिलिकॉन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब अगर हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर इज़ नो डिफरेंट दैन कार्बन। सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपका अंदाज़ा होगा कि हर सिलिकॉन के एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। और जब हर सिलिकॉन के एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पास कहीं पर भी फारिग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं जो कि कंडक्शन का काम करेंगे। ऐसी सिचुएशन में सिलिकॉन कोई भी कंडक्शन नहीं करता। लेकिन अगर सिलिकॉन के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो फिर क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि अब लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि सिलिकॉन के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम कैसे यहाँ पे एक डिफरेंट आइटम के तौर पर ऐड करें। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने देखी है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 4, 2, 8, 4। और अगर हम यहाँ पर एल्युमिनियम की देखें, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि
सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन का हर एटम जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर हम सिलिकॉन के अंदर एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होगा कि एल्युमिनियम के पास तो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है बाहर देने के लिए, तो अब आप यहाँ पे मैं मार्कर का कलर चेंज करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर एल्युमिनियम ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ। एल्युमिनियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरफ सिलिकॉन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं और बॉन्ड बन रहा है। यहाँ से सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यहाँ से भी सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ऊपर से भी सिलिकॉन ने। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन ने, इस एरिया में सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ। इट मीन्स जब यहाँ पर एक सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर एक अदद होल क्रिएट हो गया, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई है, जिसको हम सेमीकंडक्टर्स की लैंग्वेज में होल कहते हैं, जैसा कि आपको आपकी बुक के पेज पे भी नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड है वो एक कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सका क्योंकि एल्युमिनियम की तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं हुआ। अब होता ये है कि चूँकि इस कंपाउंड के अंदर अब एक होल क्रिएट हो गया है, तो होल के क्रिएट होने की वजह से अगर इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट में इस कंपाउंड को लगाएंगे, किसी बैटरी के साथ अटैच करेंगे, तो बैटरी में से जो इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस सेमीकंडक्टर में से भी फ़्लो कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर होल्स मौजूद हैं और ये होल्स जगह प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के लिए। इससे पहले यहाँ पर कोई होल्स मौजूद नहीं थे, जैसा कि आपको ऊपर पिक्चर में नज़र आ रहा था। सिलिकॉन के जो प्योर सिलिकॉन है उसमें कोई होल्स मौजूद नहीं थे और होल्स मौजूद ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो का कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं था, कोई भी इलेक्ट्रॉन के फ़्लो का रास्ता नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर होल्स बन गए तो अब इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो का रास्ता बन गया है और इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर कोई होल मौजूद हो उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अब दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर हम इसको कहेंगे, आपको समझाती हूँ, जो कि है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स उस वक्त बनते हैं जब सिलिकॉन के अंदर कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है जिस इम्प्योरिटी के, इससे पहले हमने सिलिकॉन के अंदर एल्युमिनियम को एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया था। जब सिलिकॉन 4 बॉन्ड्स बनाता है, एल्युमिनियम जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है। ऐसी सिचुएशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें मिलता है। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन अब कंसिडर करते हैं जब सिलिकॉन के अंदर हम कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करें जो एलिमेंट 3 की बजाय 5 बॉन्ड्स बनाए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस को लें तो फॉस्फोरस को जब इम्प्योरिटी के तौर पर सिलिकॉन में ऐड किया जाता है तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। और ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले भी देख ली थी। ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, क्योंकि इसके पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इट कैन मेक 5 बॉन्ड्स। लेकिन जब ये वाला एलिमेंट फॉस्फोरस, इसको जब सिलिकॉन के साथ मिक्स किया जाता है एज एन इम्प्योरिटी, इसको सिलिकॉन के लैटिस में ऐड कर दिया जाता है, तो आप देखें कि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को मार्क कर रही हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब आपको नज़र आएगा कि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन फॉस्फोरस का ये 5th इलेक्ट्रॉन ये किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब ये किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। और जब जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो हमें पता होता है कि ये स्ट्रक्चर कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब अगर ज़रा से इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए यहाँ पर,
तो फ़ौरन जो है इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस फ़्लो का हिस्सा बनेंगे और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से सिलिकॉन जो कि जनरल सर्कमस्टांसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, लेकिन उसको इम्प्योरिटी अगर उसके अंदर एडेड हो तो वो 2 टाइप के कंडक्टर्स में कन्वर्ट हो सकता है, और इनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप। ऐसी सिचुएशन में ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हों इम्प्योरिटी की वजह से, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने ये पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर किया है और देखा है कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से एल्युमिनियम और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट होती है, और इस डिफरेंस की वजह से ही जब एल्युमिनियम सिलिकॉन में ऐड होता है तो स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं रहता, बल्कि स्ट्रक्चर के अंदर नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कि हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन की प्रॉपर्टी। दैट्स इट। तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी टॉपिक था और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर इसलिए इसको सीक्वेंस वाइज ये बिल्कुल सही जगह पे आपकी बुक में रखा गया है, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी किया है, तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सकती है कि आखिर एटम्स बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, आखिर एटम्स को क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि वो बॉन्ड बनाते हैं। तो अगेन आपकी बुक का पेज यहाँ पे सामने मौजूद है, मैं इससे थोड़ा बहुत रीड आउट भी करूँगी और साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर 2 और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एक केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स का नाम होता है जो कि एटम्स को इकट्ठे जोड़ के रखती है, मॉलिक्यूल्स को या आयंस को। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम्स। द टर्म केमिकल बॉन्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कोई से भी 2 एटम्स हम अगर ले लें, उनके दरमियान किस किस्म का केमिकल बॉन्ड बनता है, वो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 2-3 बॉन्ड्स की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी। एक केमिकल बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये सिर्फ नेम्स नहीं हैं, बल्कि जिन भी एलिमेंट्स, जिन भी कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, दे आर इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स। The term chemical bonds include ionic bond, covalent bond और dative bond। dative bond क्या होता है, जिसको coordinate covalent bond भी कहते हैं, and metallic bond। इसके अलावा ये chemical bonds कहलाते हैं, और ये 4 major type of chemical bonds हैं। इसके अलावा एक और भी आपने bonds का नाम सुना होगा, जैसे होते हैं van der Waals forces। These are not true chemical bonds, these are intermolecular forces। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन के एटम ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक और हाइड्रोजन भी पिक कर लिया, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है, या कह लें कोवेलेंट बॉन्ड है। फॉर इंस्टेंस आई एम ओनली गिविंग एन एग्जांपल राइट नाउ। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए एक हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। जब वाटर के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे एक जगह पर मौजूद होते हैं तो वो उनके दरमियान कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लेता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स बिल्ड कर लेता है। ये जो कनेक्शन है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, इस कनेक्शन को कहा जाता है अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स केमिकल बॉन्ड से डिफरेंट होती है। तो अब यहाँ से आगे आप 2 किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। एक टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड की, और दूसरी टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। और जब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और केमिकल बॉन्ड को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्ड वो होता है जो एटम्स के दरमियान होता है, जब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के कोई ना कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं,
और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, ये ऑलरेडी मेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे उस टाइम एक वर्ड आप लोगों के सामने आया था जो था ऑक्टेट रूल, और एक दूसरा रूल था डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एटम के आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो एटम स्टेबल होगा। और डुप्लेट रूल होता है स्मॉल एटम्स के लिए जो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते, जिनकी कैपेसिटी ही 8 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, तो उनके लिए डुप्लेट रूल होता है। डुप्लेट रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो एटम स्टेबल होता है। ये डुप्लेट रूल स्मॉल एटम्स के लिए होता है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इवन बेरिलियम, इनके लिए भी होता है ये डुप्लेट रूल। सही। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 1s, 11 है एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसके आउटर शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि सोडियम के पास सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, किसी और एटम को डोनेट कर दे अपना ये इलेक्ट्रॉन, तो फिर आउटर शेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही नहीं इसके पास। अब सोडियम का आउटर शेल, अब सोडियम +1 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके आउटर शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि आउटर शेल इसका सेकंड शेल है। अब इस सोडियम ने स्टेबिलिटी गेन कर ली है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल देती हूँ क्लोरीन एटम की। क्लोरीन हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स और ये 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल बनता है थर्ड शेल, और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। यानी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्लोरीन जो है वो डुप्लेट रूल ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे और क्लोरीन स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। अब आपकी एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी सोडियम क्लोराइड का अमाउंट। सोडियम क्लोराइड में सोडियम के पास ऑलरेडी होते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इस तरह जब सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड बनता है और सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनता है, तो ओवरऑल सोडियम को भी स्टेबिलिटी मिलती है और क्लोरीन को भी स्टेबिलिटी मिलती है। यहाँ से हम एक बात अख़ज़ कर सकते हैं कि ये बात यहाँ से कंक्लूड की जा सकती है कि एटम्स इसलिए बॉन्ड्स बनाते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। पहला मकसद होता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करें, और ऑक्टेट पूरा करने का रियल मकसद ये होता है कि एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी गेन करें, एटम स्टेबिलिटी गेन करें, और यही बॉन्डिंग का मेन पर्पस है, वरना बॉन्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये जो स्टेबिलिटी गेन करने का प्रोसेस है बॉन्ड्स बनाने के ज़रिए, तो ये 2-3 तरीके से हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी, सोडियम और क्लोराइड में सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक तो होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है,
दूसरा स्टेबिलिटी गेन करने का तरीका होता है, पहला स्टेबिलिटी गेन करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करके अपने ऑक्टेट्स पूरे करना। दूसरा ये है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट पूरा करना। जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ऐसी सिचुएशन में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम आपकी बुक में फिगर 3.1 है, इसको थोड़ा सा क्लोजली देखें तो ये हमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बता रही है। सोडियम के एटम को शो किया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले सोडियम में फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये सोडियम क्लोरीन को दे दे, यहाँ से ये क्लोरीन के पास चला जाए, तो क्लोरीन का जो लास्ट शेल है जिसमें 2 2 2 2 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से अगर सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इस तरह सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऐसी सिचुएशन में सोडियम और क्लोरीन के एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये एक आयनिक बॉन्ड की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई गई है। इसको फर्दर इस तरह से शो किया हुआ है कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आया, इसलिए ओवरऑल क्लोरीन के ऊपर ब्रैकेट लगाया गया है और उस ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया गया, विच शोज़ के इट हैज़ गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। और जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया गया तो अब हम इसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे बल्कि इसको हम बोलेंगे क्लोराइड आयन, और ये कहलाएगा सोडियम आयन। और ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये सोडियम और क्लोराइड के दरमियान में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को शो कर रही है। नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड्स आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। म्यूचुअल शेयरिंग ऐसी सिचुएशन में होती है जहाँ पे एटम जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दे, तो ट्रांसफ़र तो नहीं किया जा सकता, तो शेयरिंग कर ली जाती है। दोनों एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शेयर करते हैं कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 2 अदद क्लोरीन एटम्स। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है, इसके भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं कोई ऐसा कलर लेती हूँ जो कि सबको नज़र आए, मे बी ब्लू। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपना 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं और कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के दरमियान भी शेयर होगा और इस एटम के दरमियान भी शेयर होगा, और इसी तरह ये वाला एटम जो है वो इसके साथ भी शेयर किया जाएगा और इसके साथ भी शेयर किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स दोनों का हिस्सा बन जाते हैं, दोनों एटम्स का हिस्सा बन जाते हैं और कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता बल्कि शेयरिंग होती है। और शेयरिंग में फर्स्ट एटम को भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर मिल जाता है, सेकेंड को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर मिल जाता है। ऐसे ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली अगर आप पहचानना चाहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, तो सिंपल जो एटम्स होते हैं जो कि सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन, F2, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेम एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इन टॉपिक्स को मैं जल्दी इसलिए कवर कर रही हूँ बिकॉज दीज आर समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड आती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये मैं बिल्कुल क्विकली इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को इसलिए रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि ये कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक है जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाद एक नया एक्सपेंडेड डॉक्टरेट का टॉपिक आएगा जो कि एक्चुअल अटेंशन उस टॉपिक को देने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये ऐसा बॉन्ड होता है जहाँ पर फॉर इंस्टेंस ये हाइड्रोजन का आयन मौजूद है और ये इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1।
अगर इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज़ हो जाए तो पीछे ये हाइड्रोजन आयन बन जाता है। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि जिस भी चीज़ के साथ ये हाइड्रोजन आयन बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास अपना तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, और हमेशा एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होते हैं, तब बॉन्ड बनता है। इसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जो भी एटम या मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा तो उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद ही देने पड़ेंगे, उसी वक्त बॉन्ड बन सकता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाई जा रही है आपकी बुक के पेज में कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन के साथ पीछे वाटर का मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बना रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल इसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। कहाँ से? ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं। अगर आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, 1s2 2s2 2p2, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इनको हम कहते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जनरली। लेकिन जब ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है जहाँ पर इसको ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पड़े, तो ऑक्सीजन अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ऐसे स्पीशी को डोनेट करता है जिसके पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को लिखा भी आम बॉन्ड की तरह नहीं जाता। जनरली बॉन्ड्स को हम किस तरह लिखते हैं कि एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको ये सिंगल लाइन नज़र आ रही है, ये वाली सिंगल लाइन नज़र आ रही है, हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, बॉन्ड्स को शो करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता। इसको एरो की फॉर्म में शो किया जाता है, और एरो इस बात को जाहिर करता है कि जिस एटम में से एरो स्टार्ट हो रहा है उस एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उस एटम को दिए हैं या उस स्पीशी को दिए हैं जिस स्पीशी के पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, और उसको पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दिया गया है। एरो हमेशा शो करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। दैट्स इट। ये था आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और मज़ीद हम क्लास के अंदर एक्सपैंडेड ऑक्टेट की बात करेंगे। वो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा। एक्सपैंडेड ऑक्टेट वो होता है कि वो एलिमेंट्स जो कि ना ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और ना ही वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करते हैं, बल्कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस सिनेरियो को हम कहते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट, यानी कि उनका ऑक्टेट जो है वो फैल चुका होता है, एक्सपैंड कर चुका होता है। So thank you so much. We will discuss it in next lecture.